हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया था जिसमें हमने रेजोनेंस के बेसिक सीखे थे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीखा था। अब हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करता है उसके एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब इन स्ट्रक्चर में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा कम स्टेबल होगा, यह सीखने के लिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो, इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको सिखाऊंगा और वो पॉइंट्स आपको स्टेप वाइज सीखने हैं और क्वेश्चन में भी आपको स्टेप वाइज अप्लाई करना है। तो जैसा मैं आपको सिखाऊंगा, अगर वैसा ही आपने अप्लाई किया, वैसा ही आपने फॉलो किया, तो कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। तो प्लीज पहले आप थियरी ध्यान से समझें, फिर मेरे साथ साथ आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिख लो आप यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, अब अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे बनेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चार्ज हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या प्लस माइनस दोनों हो सकता है। तो उनको हम कहेंगे चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनको हम क्या कहेंगे? न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब न्यूट्रल में और चार्ज में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? हमेशा न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो यही लिख लो, आपको जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं उसमें यह देखना है कि कौन सा न्यूट्रल है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो लिख लो, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑलवेज more stable than charged resonating structure। साथ के साथ लिख लो, थियरी साथ के साथ। समझ आ रहा है? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट क्या है? मान लीजिए अपने को दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं जिनके ऊपर चार्ज है। तो अब इनमें हम कंपैरिजन करेंगे। मान लीजिए एक में तो क्या है कि कंप्लीट ऑक्टेट है सभी एटम का, और एक में कुछ का इनकम्प्लीट हो सकता है, या एक या दो एटम का भी हो सकता है। तो जिसमें सभी एटम का कंप्लीट ऑक्टेट होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो कम स्टेबल होगा। तो हम लिख लेंगे इन चार्ज, इसमें लिख लो मेरे साथ साथ, इन चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कॉमा लगा के हम नीचे वाली लाइन में लिखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद complete octet is more stable than resonating structure with incomplete octet। क्या लिख लोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर स्टेबल देन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए ऐसे स्ट्रक्चर्स हों जिनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे? तो इसमें लिख लो, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। उनमें कैसे चेक करोगे आप? अच्छा, ध्यान रहे ये पॉइंट आपको स्टेप वाइज ही चेक करने हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर, मान लीजिए दो स्ट्रक्चर ऐसे आ गए जिनका दोनों का ही ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो उनमें आपको एक चीज देखनी है। आप ये देखना, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो वो कम स्टेबल होगा। बात समझ में आ रही? यानी नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, और अगर पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे होना चाहिए? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे होना चाहिए। बात समझ में आ रही? तो यही पॉइंट लिख लो डायरेक्ट। इसमें लिखो मेरे साथ साथ, लिखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज मोर स्टेबल। बात समझ में आ रही है? और इसका उल्टा भी सही है, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हो और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे हो तो वो लेस स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। लिखना चाहो तो लिख लो, एंड वाइस वर्सा। वैसे अंडरस्टूड है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लिखने की, जितना कम लिखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अब मान लीजिए ये भी हो जाए,
कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी दो को कंपेयर नहीं कर पाए। तो अब आपको क्या देखना है, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है अगर उनमें डिस्टेंस ज्यादा है, अपोजिट चार्जेस में अगर डिस्टेंस ज्यादा है स्टेबिलिटी कम होगी। अगर अपोजिट चार्जेस में डिस्टेंस कम है तो दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही? अगर अपोजिट चार्जेस में डिस्टेंस ज्यादा है स्टेबिलिटी कम होगी, अगर अपोजिट चार्जेस में डिस्टेंस कम है तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर सेम चार्ज आ जाए तो सेम चार्ज में अगर डिस्टेंस कम है, दोनों पास पास है, रिपेल करेंगे, स्टेबिलिटी घटेगी। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, डिस्टेंस ज्यादा है, कम रिपल्सन होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बस ये लिखना है। अब नेक्स्ट लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद क्या लिखोगे, इफ डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस इंक्रीज स्टेबिलिटी डिक्रीज, है ना। एंड इफ डिस्टेंस बिटवीन सेम चार्ज इंक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज। बात समझ में आई? और इसमें क्या लिख दोगे, एंड वाइस वर्सा। क्यों हम दो लाइन और दोबारा से लिखें, समझ आ रही ना बात? भाई सिंपल सी बात है, अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस बढ़ा, स्टेबिलिटी घटी, अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस घटा, स्टेबिलिटी बढ़ी। सेम चार्ज में डिस्टेंस बढ़ा तो स्टेबिलिटी बढ़ी, सेम चार्ज में डिस्टेंस घटा, स्टेबिलिटी घटी। ठीक, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे दिया। मान लो अपोजिट चार्ज है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है तो डिस्टेंस घटा तो स्टेबिलिटी बढ़ी। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? अब इसमें लिख दो, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव दे दिए, दोनों सेम चार्ज है, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, डिस्टेंस बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ी। और यहां पे अगर पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है, डिस्टेंस घटा, स्टेबिलिटी बढ़ी। समझ आ रही बात? घटी, बढ़ी नहीं, क्योंकि अपोजिट चार्ज है, पास आएंगे तो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो स्टेबिलिटी घटती है। नेगेटिव एंड नेगेटिव है, दोनों क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगी। नेगेटिव एंड नेगेटिव सेम चार्ज है, डिस्टेंस घटेगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। वैसे इतने पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं, आप ये लाइन याद कर लो यार, फोर्थ पॉइंट सीधा। ठीक, अब सुनो मेरी बात, ये तो आपने सीख लिया जो मैंने आपको सिखाया। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमेशा ना मेरे लेक्चर में खास बात रहती है कि मैं आपको ये बता देता हूं कि आप इस क्वेश्चन में यहां पे मिस्टेक कर सकते हैं, उस पॉइंट को नोट कर लेना है। नोट क्या करना है आपको, है ना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अभी मैं आपको करवाऊंगा यहां भी, या क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, टेस्ट में करते टाइम, या अपने एग्जाम में करते टाइम, आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व आप करेंगे उसमें आपको स्टेप वाइज करना है। समझ आ रही बात? डू ऑलवेज स्टेप वाइज। समझ आ रही बात? तो ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ, 30 सेकंड लगेंगे आपको। ये देखना है जितने भी स्ट्रक्चर दे रखे हैं उनमें जो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, बाकी चार्ज है, चार्ज में देख लो जिसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा वो दूसरे नंबर पे स्टेबल होगा। फिर मान लीजिए 3-4 स्ट्रक्चर ऐसे दे रखे हैं जो जिनका वो जो चार्ज भी है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है, उसमें देखो चार्ज देखो कैसा है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को देखो। नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, ज्यादा स्टेबल होगा। अगर नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे आ गया तो कम स्टेबल हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज आपका क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम पे है तो स्टेबल है, अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो कम स्टेबल है। बात समझ में आ रही? फिर मान लीजिए इससे भी सोल्व ना कर पाओ, फिर आप देखो डिस्टेंस, जो अपोजिट चार्ज है ना उनमें डिस्टेंस देख लो। मान लीजिए ऐसा हो जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बिल्कुल सही है। फिर कैसे डिसाइड करोगे, अगर सेम चार्जेस में डिस्टेंस ज्यादा है, सेम चार्ज में डिस्टेंस ज्यादा है, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सेम चार्ज में डिस्टेंस कम है, रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम होगी। बात समझ में आ रही? अपोजिट चार्जेस में डिस्टेंस ज्यादा है तो अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। अपोजिट चार्ज में प्लस माइनस में डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये रूल है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, एक बार आप नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखो, जो हमने पढ़ा है उस पे क्वेश्चंस हैं। अरेंज फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी।
1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके 7 के 7 को एक साथ ट्राई कर सकते हो, या फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से अच्छी तरह समझ लो, फिर उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो, ताकि एक बार कॉन्सेप्ट आपके रिमाइंड हो जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी आप अपने आप ट्राई कर लेना, ये मेरे साथ साथ ट्राई कर लेना। इधर देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, ये देखो इसमें क्या है, HCOH फॉर्मिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे 1 2 3 4। इसमें आपको बताना है, सबसे पहला आपने देखा न्यूट्रल है, फर्स्ट न्यूट्रल तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, नो डाउट। फिर देखना चार्ज स्ट्रक्चर, चार्ज में हमें क्या देखना है, कंप्लीट ऑक्टेट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इसकी बात की जाए, जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें ना कार्बन पे 3 बॉन्ड है, एक नेगेटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, लेकिन इस ऑक्सीजन का कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसके पास एक बॉन्ड है, 2 लोन पेयर, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपने क्या देखा, कार्बन का इनकम्प्लीट है, क्योंकि इस कार्बन के पास क्या 3 बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी इनकम्प्लीट, इसका भी इनकम्प्लीट। जरूरी नहीं है कि कार्बन का ही चेक करना है, किसी का भी हो सकता है, कार्बन का हो चाहे ऑक्सीजन का हो। अगर एक एटम का इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, हम बोल देंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ठीक, ये फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में आपने क्या देखा, अच्छा हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है, हाइड्रोजन की चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस ऑक्सीजन का चेक करो, इसके पास एक सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर, तो हो गए टोटल 8। ठीक, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर। ठीक, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, भले ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, पहले ही देख लेते हैं सर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ सकता है। ये मिस्टेक नहीं करनी है, ये मिस्टेक आप करोगे, मैंने सिखा रहा था आपको, मैंने बोला था आप स्टेप वाइज नहीं करोगे, यही मिस्टेक करोगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपको पहले न्यूट्रल, फिर ये देखना कंप्लीट ऑक्टेट वाला, फिर कंप्लीट ऑक्टेट वाला देखने के बाद इनकम्प्लीट वाले जो होंगे उनमें आपको ये देखना है कि अगर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो ज्यादा स्टेबल है, और अगर इसका उल्टा है तो कम स्टेबल है। और अगर मान लीजिए ऐसा भी है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, पॉजिटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस किसके बीच में, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में। अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और सेम चार्जेस में डिस्टेंस कम होगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, एंड वाइस वर्सा। ये हमने सीखा था। तो अब यहाँ पे देखो, फोर्थ वाले का ऑक्टेट कंप्लीट है, फोर्थ वाला सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब इन दोनों का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनमें क्या देखोगे, नेगेटिव चार्ज देखो किस पे है, इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे। इसमें नेगेटिव चार्ज आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, उल्टा है। तो 2 वाला सबसे कम स्टेबल हो जाएगा, थर्ड वाला उससे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, समझ आ रही बात, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इन दोनों में इसके 2 ही ऑप्शन है सेकंड में, तो आपने देखा ये न्यूट्रल, ये पोलर, तो न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक, नेक्स्ट में देखा आपने, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या देखोगे, ऑक्टेट कंप्लीट देखो, इसमें कार्बन के पास 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट में, इनकम्प्लीट है। इसके पास कार्बन के पास कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन की बात करो, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट वाले में देखना, इस वाले में अगर आप बात करोगे, ऑक्टेट की अगर बात की जाए, कार्बन का इनकम्प्लीट, इसमें कार्बन का कंप्लीट और ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। चेक कर लोगे ऐसे ऑक्टेट। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो, इसमें देखना, देखो दोनों चार्ज स्ट्रक्चर है, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट जब चेक करोगे, कार्बन का भी, सल्फर का भी और इस कार्बन का भी, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आपको क्या चेक करना है, अब हम क्या चेक करते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद। अब देखो, ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद हम ये चेक कर लेंगे कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज, उसमें सल्फर पे है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आपका सल्फर है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। और पीछे है ना क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने आपको ये लिखवा दिया, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पे इनकम्प्लीट ऑक्टेट लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो ये लाइन हटा सकते हो, यहाँ पे अब सीधा लिख सकते हो। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे कंप्लीट ऑक्टेट वाले में भी तो हमें चेक करना पड़ सकता है कि अगर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आप सीधा इसको थर्ड पॉइंट बना लेना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज मोर स्टेबल। ठीक, जैसे मैंने वहां पे लिख दिया था कि हम ये इनकम्प्लीट वाले के लिए लगाएंगे, तो इनकम्प्लीट के लिए लगाना जरूरी नहीं है। तो जैसे हमने इस एग्जांपल में लगाया कि ये क्या है, कंप्लीट ऑक्टेट वाले हैं, फिर भी हमने थर्ड रूल लगा दिया, तो थर्ड रूल वहां भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कंप्लीट ऑक्टेट और फिर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, न्यूट्रल, सेकंड और थर्ड क्या है, चार्ज है, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा, तो लिख लो। फिर दोनों में नेक्स्ट में क्या देखा आपने, इसका भी कंप्लीट ऑक्टेट मिलेगा। देखो यहाँ पे कार्बन जिसके ऊपर है ना
नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑक्टेट चेक किया करो, बाकी का चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी का अपने आप कंप्लीट मिलेगा। बात समझ में आ रही? जैसे यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन का कंप्लीट ऑक्टेट है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर कंप्लीट ऑक्टेट है। यहाँ पे इसमें देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक करो 3 सिग्मा बॉन्ड 1 नेगेटिव चार्ज हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे। इसमें आपने देखा नेगेटिव चार्ज क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, और पॉजिटिव चार्ज किस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। इसमें क्या है नेगेटिव चार्ज किस पे है कार्बन पे यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, और इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। दोनों में सेम है, थर्ड पॉइंट से भी डिसाइड नहीं कर पाए। फोर्थ पॉइंट पे चलो, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस डिस्टेंस ज्यादा स्टेबिलिटी कम, अपोजिट चार्जेस डिस्टेंस कम अट्रैक्शन होगा स्टेबिलिटी ज्यादा, तो थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सेकंड वाला कम स्टेबल होगा। समझ आया कि नहीं यार? ये और अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आसान है, इसमें देखो ये सीधा सीधा फर्स्ट वाला क्या दिख रहा है न्यूट्रल दिख रहा है, फिर इसके बाद अब ये देखो सब में क्या है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है। अब आप देख लो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बाद ऑक्टेट कंप्लीट देखना, सबका ऑक्टेट कंप्लीट मिलेगा भले ही आप चेक कर लो। फिर उसके बाद क्या देखोगे, आपने देखा पॉजिटिव चार्ज तीनों में ऑक्सीजन एटम पे है और नेगेटिव चार्ज हर जगह कार्बन एटम पे है। अब आप क्या चेक करेंगे, इसके बाद क्या चेक करेंगे, फोर्थ रूल पे जाएंगे, उनमें डिस्टेंस देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और इस कार्बन को 1 दे तो सेकंड कार्बन पे क्या है नेगेटिव चार्ज, इसमें ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और इसमें देखा जाए फर्स्ट कार्बन ये सेकंड कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, तो इसमें जो डिस्टेंस है और इसमें डिस्टेंस है जो सेम है, यानी 2 और 4 की स्टेबिलिटी सेम होगी क्योंकि इनमें अपोजिट चार्ज में डिस्टेंस कम है और थर्ड वाले से ज्यादा होगी। समझ आ रही बात? दोनों में सेम इसलिए हुई क्योंकि दोनों में डिस्टेंस सेम है, और थर्ड वाले से ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि थर्ड वाले में डिस्टेंस ज्यादा है, अपोजिट चार्ज में स्टेबिलिटी कम है। और सेकंड और फोर्थ की सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, और थर्ड वाले से ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि इनमें अपोजिट चार्जेस में भी डिस्टेंस कम है। समझ आ रही बात? तो ये रूल्स हमने सीखे, क्वेश्चन की एप्लीकेशन कैसे करना है तो सारे लिखो। अगर आपका कोई मिस्टेक हुआ है, आपने कोई कहीं पे मिस्टेक की है तो लिखो, मुझे याद रखना है, भूलना नहीं है, ये मिस्टेक नहीं करनी है, नोट डाउन करो इसको। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो टाइप ऑफ रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। हेडिंग डाल लो टाइप ऑफ, मेरे साथ साथ लिख लो टाइप ऑफ रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। अब एक ही बात है, आप इसको रेजोनेंस इफेक्ट बोल दो या मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दो, ठीक है। अब ये कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, इसे बोलते हैं हम प्लस एम इफेक्ट या माइनस एम इफेक्ट, और प्लस एम इफेक्ट को हम प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं या माइनस आर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो प्लस एम में जो आएंगे वो होंगे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस एम में जो आएंगे या माइनस आर में आएंगे वो होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इतना लिख लो, फिर उसके बाद कॉपी पेन साइड में रख दो क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके ये काम आने वाला है। चाहे हम GOC1 में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन या कार्बायनाइन या एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हो, हर जगह आपके काम आएगा। और GOC2 में रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आपके ये काम आएगा कि ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या मेटा प्रोडक्ट बनेगा या पैरा प्रोडक्ट बनेगा, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, किसकी रिएक्टिविटी कम होगी। आने वाले हर लेक्चर में आपको प्लस एम और माइनस एम सुनने को मिलेगा, इसलिए आज ही आपको अच्छे से समझना है ताकि आगे हमें दिक्कत ना आए। देखो, अगर आपने आज के लेक्चर में 10 to 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा भी दिए और इसको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से नोट्स बना लिए, अच्छे से इसको एब्जॉर्व कर लिया, तो आने वाले टाइम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और इसके साथ साथ आपको बार बार रिवीजन में और बार बार नोट्स पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज आज ही अच्छे से समझे ताकि आपको आने वाले टाइम पे दिक्कत ना आए। देखो, अब हम पढ़ेंगे प्लस एम सीरीज और माइनस एम सीरीज, यही अच्छे से समझना है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यही आती है, प्लस एम किसका ज्यादा होगा, माइनस एम किसका ज्यादा होगा। ये जो सीरीज हम बनाते हैं स्टूडेंट्स इसको रटते रहते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अच्छे से समझा जाए ये बहुत आसान है और बहुत कम इनमें से पूछा जाता है, लेकिन स्पेसिफिक पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक काम आपको करना होगा, इस टाइम पे कॉपी पेन बंद कर देना है, एक साइड रख दो, बस बोर्ड पे ध्यान देना है, जब मैं बोलूंगा तभी नोट डाउन करना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कॉपी पेन अब साइड रख दो। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें प्लस एम इफेक्ट पढ़ेंगे हम, तो सबसे पहली हेडिंग हमारी यही होगी,
प्लस m या प्लस r। अब देखो कहाँ पे काम आता है ये, जैसे हम बेंजीन रिंग की बात करते हैं, ये हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक। अब देखो बेंजीन रिंग पे मान लीजिए कोई ग्रुप लगा हो, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इस पे मान लीजिए कोई ग्रुप लगा हो। अब ये ग्रुप जो है आपका, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या करेगा, ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, किसके थ्रू? रेजोनेंस के थ्रू। तो बेंजीन पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और आपको पता है बेंजीन रेजोनेंस कहां शो करती है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो इसका मतलब आपके इसके अकॉर्डिंग कहां कहां डेंसिटी बढ़ेगी बताओ भाई? ऑर्थो और पैरा में बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कारण। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया, जो हमारे प्लस एम या प्लस आर ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाएंगे, शॉर्ट में लिख दिया ईडीजी, ठीक। अब सेकंड पॉइंट, वो क्या कर रहे हैं? बेंजीन रिंग की क्या कर रहे हैं? बोलो भाई। बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, यानी बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो अब बेंजीन रिंग जाकर के किसी पे भी अटैक कर सकती है, जाकर के अटैक कर सकती है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए यहां पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अगर है, इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, तो बेंजीन रिंग क्या करेगी? जाकर के इसके ऊपर अटैक कर देगी। और कहां से अटैक करेगी? जहां से बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम लिख देंगे प्लस एम या प्लस आर एक्टिवेट बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करने के लिए। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? यानी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। अब एक बात ध्यान से सुनना, ये मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं, ये हमारे GOC2 में भी काम आएगी, लेकिन आज ही मैं आपको बता देता हूं, फिर दोबारा वहां पे एक बार और रिपीट कर दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब ध्यान से सुनना, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो मैंने एरो इस तरफ दिखाया है कि यहां पे ये ऐसे अटैक करेगा, एक तो ये एरो बनाते हैं, एक हम ये भी एरो बनाते हैं जब वहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। अब आप बताओ कौन सा ठीक है? व्हाइट वाला ठीक है या येलो वाला ठीक है? यानी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करता है या बेंजीन रिंग जाकर के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है, ये आपको सोचना है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जैसे हमेशा ये दिखाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे प्लस एम ग्रुप लगाओ। प्लस एम क्या होते हैं? या तो नेगेटिव चार्ज वाले या लोन पेयर कंटेनिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इस पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने के बाद हम इस पे ये दिखाते हैं कि ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा। अगर आपने ऐसा पढ़ा है या आप ऐसा लिखते हैं तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और जिस दिन एग्जामिनर को ये पता चल गया कि हम ऐसा पढ़ रहे हैं तो यहां पे क्वेश्चन पूछ लेगा और आपसे मिस्टेक करवा देगा। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, अभी नोट डाउन कर लो। बेंजीन रिंग जाकर के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करती है, ना कि इलेक्ट्रोफाइल जाकर के बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है, अच्छे से इसको समझ लेना है ताकि आगे GOC2 में भी हमारे वो प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये हो गया नोट। अब मेरी बात सुनो, ये तो समझा आपने कॉन्सेप्ट से, अब इसको हम देसी भाषा में पढ़ते हैं। देखो इलेक्ट्रोफाइल वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। देखो इस पर डेल माइनस आया ना भाई, ये प्लस एम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी है। समझ आ रही बात? ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ऐसा समझो, इलेक्ट्रॉन को आप पैसे समझ लो। अब मान लीजिए हम लोग भिखारी हैं, फॉर एग्जांपल एक टाइम के लिए मान लो, वैसे हम है नहीं, आपको भी पता है, हमारे पास नॉलेज है, हम काम कर रहे हैं, बड़े डॉक्टर बनेंगे, बड़े लोग बनेंगे, ठीक। इसलिए अभी आप एक बार ये समझ लो कि हम भिखारी हैं और हम जा करके अंबानी को बोले प्लीज भाई साहब 10 करोड़ रुपए देना, या ऐसे जाके उसके दरवाजे पे बेल बजाएं या खटखट करें, अंबानी सर हैं 10 करोड़ रुपए लेने थे सर से, ऐसे देंगे क्या अपने को? क्या ये पॉसिबिलिटी बनती है जा करके हम अंबानी से 10 करोड़ रुपए मांग लें कि वो बहुत धनवान व्यक्ति है कि 10 करोड़ रुपए दे दो? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी बनती है, हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग मान लीजिए भिखारी लोग हैं, अंबानी सर आए और सबको 10-10 करोड़ रुपए दे दें, है ना? ये तो पॉसिबिलिटी बनती है ना, वो आके अपने मन से दे दे, ठीक। ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि जाके हम उनसे मांग लें और अपने को दे दे, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। हाँ, ख्वाबों में खोना अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि जाकर के आप अंबानी से मांग लो। अंबानी सर आपको दे सकते हैं, ये बात अपने को अच्छे समझ में आती है। इसलिए मैं कहूंगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो जाकर के अटैक करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। यानी जिसके पास पैसे है वो जाकर के डोनेट करेगा, ना कि भिखारी आकर के घर पे मांगेगा।
समझ आ रही बात। वैसे जमाना खराब है, आजकल भिखारी आपको आके बोलते हो 10 रुपए दे, आप 1-2 रुपए देते प्लीज 10 रुपए दे, वो अलग बात है। आज के जमाने की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मल बात कर रहा हूं। इसको दूसरे एग्जाम्पल से और हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, मान लीजिए यहां पे एक चेयर है, ये खाली चेयर है, ठीक। अब एक बात बताओ, जैसे ये मेरे रूम में चेयर रखी है, अब मैं क्या करूंगा, यहां खड़ा हो जाऊंगा और इस चेयर को देख रहा हूं मैं से ना, आ जाओ प्लीज मेरे पास, मुझे बैठना आप पे। चेयर मेरे पास आएगी ना, आ जाएगी चेयर, ऐसे धीरे धीरे आ रही हूँ सर 1 मिनट में, बोलो आजा आजा जल्दी मुझे बैठना है। चेयर मेरे पास कभी भी नहीं आएगी। क्या करना पड़ेगा, मैं जा करके इस चेयर पे बैठूंगा। समझ आ रही ना बात, यानी जो चीज खाली है उस पर जाकर के बैठेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास इसके इलेक्ट्रोफाइल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, तो बेंजीन रिंग की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी यहां से जाकर के इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना कि इसका वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास जाएगा। चेयर मेरे पास नहीं आएगी, मैं जाकर के चेयर के पास बैठूंगा, है ना। वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के पास नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन आकर के वैकेंट ऑर्बिटल में बैठेंगे। आ गई अब तो अच्छे समझ में। ये खाली चेयर है और ये आप हो या मैं हूं, इलेक्ट्रॉन्स जो है। अब अच्छे समझ में आ गया। इसको अब यहीं पे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। देखो ये हो गया। अब यानी ये क्या हुआ, प्लस एम प्लस आर क्या करते हैं, एक्टिवेट बेंजीन रिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, प्लस एम और प्लस आर कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। सो हम क्या बोलेंगे, प्लस एम एंड प्लस आर क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, प्लस एम या प्लस आर कौन हो सकते हैं, प्लस एम या प्लस आर हमेशा वो होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कौन होते हैं, एनायंस होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, या ऐसे होते हैं जिनके पास लोन पेयर हो। तो प्लस एम या प्लस आर कौन होंगे, एनायन हो सकते हैं या लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप या एटम हो सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप या एटम हो सकते हैं। अब एनायन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए हमेशा एनायन का प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक। इसलिए अब यहां पे देखना, मैं इनका ऑर्डर बना रहा हूं कि क्या ऑर्डर बनेगा। जैसे एनायन पहले लिख लेते हैं, CH2 माइनस, NH माइनस, और ये आपका O माइनस, ये एनायंस है। इनमें सबसे ज्यादा प्लस एम पावर किसकी होगी, तो प्लस एम पावर आपको पता नहीं है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसकी प्लस एम पावर ज्यादा होगी। अब तीनों ही एनायन है, अब कैसे कंपेयर करेंगे, अब ये देख लो, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, और जो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा उसकी प्लस एम पावर ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर आ जाएगा यहाँ पे। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की कम है, फिर उससे ज्यादा नाइट्रोजन की, फिर उससे ज्यादा ऑक्सीजन की। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी प्लस एम पावर घटेगी। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम न्यूट्रल की। आगे इसके बाद जो न्यूट्रल आएंगे ना, उनका ऑर्डर कुछ ऐसा आएगा, देखो NHR, और फिर इसके बाद NR2, और फिर आता OH, और फिर आता OR। ये अब इसमें देखो क्या होता है, यहां पे ये ऑर्डर ऐसे आएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके डिटेल में आप जाएंगे तो थोड़ा सा आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको OH और OR वाला बता देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। देखो मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको फिनोल बना लेते हैं। बेंजीन पे हमने OH लगा के देखा, OH का OR से ज्यादा क्यों है ये समझने के लिए, यहां पे ये है प्लस एम का काम करेगा, और OR यानी यहां पे हमने क्या किया, ये OR लगा दिया, OR में मान लीजिए OCH3 लगा दिया, ये एनिसोल बन गया, ये फिनोल है। अब इसमें प्लस एम पावर किसकी ज्यादा है, OH की या OR की, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअल में देखो यहां पे क्या होता है, OH के केस में H प्लस बहुत जल्दी निकल जाता है, और जैसे ही H प्लस निकलेगा ये बन जाएगा एनायन। तो एनायन जैसे ही बनेगा इसकी प्लस एम बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो यहां पे तो ये आयोनाइज नहीं हो रहा, यहां पे आयोनाइज हो जाता है, और आयोनाइज होने के कारण इसका प्लस एम पावर ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही, क्योंकि यहां पे फिनोल के केस में H प्लस बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए क्या करता है, ये एनायन बनने के बाद इसकी प्लस एम पावर ज्यादा हो जाती है OR से, उसमें आयोनाइजेशन होता नहीं है। समझ आया कि नहीं यार, ठीक, ये होता है। अच्छा इसमें एक और बता देता हूं आपको, अगर यहाँ पे एनिलीन का भी कंपेयर किया जाए तो एनिलीन का तो बहुत ज्यादा होता है, ये चीज आप आगे GOC2 में भी सीखोगे, ठीक।
इसका इनसे भी ज्यादा होता है। वो वैसे आप ऊपर देख ही रहे हो, NH2 फिर OH फिर OR। फिर आप बोलेंगे सर ये NHR और NR2 कैसे पीछे गए? आप ये याद रख लो, इसके कॉन्सेप्ट में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके कॉन्सेप्ट में जाएंगे जो आपने अभी तक सीखा वो भूल जाएंगे। वैसे भी आपके सिलेबस में ये आएगा नहीं, आएगा अभी तक क्या वो मैं बता देता हूँ। NiN भी बहुत कम देता, कभी कभी दे देता है, वो देख लेना आप। NH2 आता है, OH आता है, OR आता है। अभी तक आपको 3 याद रखने और कोई पूछता भी नहीं आपसे। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें और लिखने अपने को। जैसे इसके बाद अगर बात की जाए, ये आता है NHCr, फिर आता है NH नहीं, O आएगा यहाँ पे OCOR, और सबसे लास्ट में आता है आपका हैलोजन। ठीक, ये कैसे याद रखोगे? अब आप बोलेंगे सर नाइट्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, नाइट्रोजन तो यहाँ ऑक्सीजन से आगे आना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखना यहाँ पे समझना आप। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं ये लगा दूं, यही ग्रुप लगा देता हूं मैं बेंजीन रिंग पे, ये NHCOR लगाया मैंने। अब देखो वो पोलर पाई बॉन्ड है, वो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, और वो ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा। और क्योंकि बेंजीन ये लोन पेयर है, लोन पेयर हमेशा किसकी तरफ जाता है? लोन पेयर हमेशा पाई बॉन्ड की तरफ जाता है। इसमें ऐसे प्लस M शो कर रहा है, यानी इसने इधर भी प्लस M शो किया, उधर भी प्लस M शो किया, और यहाँ पे OH का जो लोन पेयर है वो ओनली बेंजीन की तरफ जा रहा है। ये तो अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ये यहाँ पे 50% कंट्रीब्यूशन देगा, क्योंकि ये इधर भी तो दे रहा है। इसलिए हम बोलेंगे OH या OR से NHCOR का थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ बढ़ जाती है। अब इसमें और इसमें जब कंपेरिजन करना हो, नाइट्रोजन इजिली लोन पेयर देता है, ऑक्सीजन थोड़ा सा मुश्किल से देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फिर हैलोजन का इससे भी कम होता है, क्योंकि हैलोजन क्या होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स नहीं देते हैं। बस इतना आपको समझना था प्लस M में, इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट लिखो सेकंड टाइप, -M या -R सीरीज। हेडिंग डाल लो, -M या -R। अब आपको पता है, पहले आपको समझना है, बाद में नोट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने ये बेंजीन रिंग ले ली, ठीक, ये बेंजीन आपकी, इस बेंजीन में यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है G, और ये ग्रुप कैसा लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खींचेगा, और बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा रेजोनेंस से, तो क्या होगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इस बार कैसा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, समझ आ रही बात? तो ये क्या करता है? बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है। समझ आई बात? सबसे पहली बात तो क्या है, -M या -R को हम क्या बोलते हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ठीक, अब ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग क्या होती है? डिक्रीज होती है। ये बात समझ में आ गई? अब इधर सुनो बड़े ध्यान से। अब हम ये बात करेंगे, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने घटा दी, यानी क्या कर रहे हैं? बेंजीन रिंग को क्या कर रहे हैं? डीएक्टिवेट कर रहे हैं, एक्टिवेट। जब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे थे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग की घटा रहे हैं, यानी ये बेंजीन रिंग को क्या करेंगे? डीएक्टिवेट करेंगे। -M या -R डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग। ये बात आपको अच्छे से समझ में आती है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मुझे ये बताओ, ये कौन से डायरेक्टर होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर या मेटा डायरेक्टर? ये अपने को समझना है। अब देखो इसके कारण क्या हुआ, यहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कैसा चार्ज आया? प्लस चार्ज आया, और मेटा पोजीशन पे क्या है? 0 है, और 0 है यानी एक तो होता है +1, ठीक, माने एक तो सोडियम है, एक सोडियम प्लस, तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा है? सोडियम के पास ज्यादा, ऑब्वियसली, जो न्यूट्रल है, जिसपे प्लस चार्ज है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिए, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो कहां से अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल पे, मेटा पोजीशन से अटैक करेगा। यहां पे अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो यहां से अटैक करेगा।
अब हम क्या बोलेंगे, ये कैसे ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो माइनस एम एंड माइनस आर क्या होंगे, माइनस एम या माइनस आर क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, समझ आ रही बात। अब अपने को बात ये करनी है कि माइनस एम या माइनस आर ग्रुप कौन से होते हैं। तो माइनस एम या माइनस आर ग्रुप एक तो होंगे पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप, जिनमें पोलर पाई बॉन्ड आ जाएगा, उनका बॉन्ड टूट करके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। और दूसरा कौन से होंगे, एंड वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग वैकेंट ऑर्बिटल की बजाय ऑर्बिटल और कंटेनिंग को एक साथ लिख दिया क्या, वैकेंट ऑर्बिटल कंटेनिंग ग्रुप्स, कंटेनिंग ग्रुप या एटम, ठीक। अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे, अब सीरीज बना रहे हैं। अब बड़े ध्यान से समझना, अगर अभी तक आपने लिख लिया तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी अगर आपने नहीं समझा आगे आपको कभी भी समझ नहीं आएगा। जैसे पहले आता है NO2 ग्रुप, ये पोलर पाई बॉन्ड वाला है, ठीक। फिर आता है साइनाइड ग्रुप, एक बार मैं पूरी लिख दूं, जो इंपॉर्टेंट है वो पूरी लिख देता हूं। फिर इसके बाद आता है आपका COH ग्रुप, फिर आता है आपका COR ग्रुप, फिर आता है आपका CO ग्रुप, यानी ये एनहाइड्राइड वाला ग्रुप, और फिर आता है आपका COH ग्रुप, ठीक है भाई। एक बार आप इनको समझ लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखो अगर इसमें बात की जाए तो आपको पता है इनका ऑर्डर आता है ये, अब कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो सारे पोलर पाई बॉन्ड है, सारे ऐसे टूटेंगे, यहां पे माइनस आएगा, यहां पे प्लस आएगा, ये ऐसे टूटेगा, यहां पे माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये ऐसे टूटेगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, ये ऐसे टूटेगा, ठीक, ये भी ऐसे टूटेगा, बेंजीन से जुड़ा हुआ है, ये ऐसे टूटेगा, यानी ये ऐसे सारे बेंजीन से जुड़े हुए हैं। जैसे ये बेंजीन है, अब देखो मान लो आपने CO जोड़ दिया, ठीक, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, तो क्या करेगा, ये कैसे टूटेगा, देखो भाई ये ऐसे टूटेगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा प्लस और यहाँ पे माइनस, और जैसे इस पे प्लस आएगा तो यहाँ से बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा, ठीक, यानी ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए माइनस एम है, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आता है पोलर पाई बॉन्ड कैसे काम करता है। अब सुनो, अब ये ऑर्डर क्यों आया ये आपको समझना है। इधर देखो, इसमें एक्चुअल में क्या होता है, जब हम ये ऑर्डर पढ़ते हैं ना, यहाँ पे नाइट्रोजन है sp2, कार्बन sp, यहाँ पे कार्बन sp2, तो ये सब में कार्बन sp2 है क्योंकि CO ग्रुप है, दिख रहा है। तो कार्बन sp2 से ज्यादा कार्बन sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो इस पे जो प्लस आएगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की ज्यादा टेंडेंसी होगी। कार्बन sp2 से ज्यादा किसकी होगी, कार्बन sp की होगी। फिर आप बोलेंगे सर कार्बन sp की तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है, वो नाइट्रोजन sp3 से होती है। यहाँ पे नाइट्रोजन कैसा है, यहाँ पे नाइट्रोजन sp2 है आपका, इसलिए हम क्या बोलेंगे NO2 की CN से ज्यादा होगी। ये समझ में आए दोनों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो समझ में आ रहा ना, ये नाइट्रोजन sp2, ये कार्बन sp, तो नाइट्रोजन sp2 की ज्यादा होगी कार्बन sp से, इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा टेंडेंसी इसकी होगी, और कार्बन sp की कार्बन sp2 से हर जगह ज्यादा होगी, ठीक। अब बात करो इनकी, इनमें डाउट आएगा आपको, ये क्यों आया ऐसा। देखो यहाँ पे CO ग्रुप, CO ग्रुप, CO ग्रुप, CO ग्रुप, सब में जो बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप, डायरेक्ट जुड़ा हुआ ग्रुप जो है वो CO ग्रुप है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे H लगा, यहाँ पे R लगा, ये OCO लगा, ये OH लगा। अब देखो होता क्या है, ये H तो इसको कोई सपोर्ट नहीं करता, ये पूरे के पूरे जो बेंजीन से जुड़ा है ना, पूरा सपोर्ट बेंजीन से लेगा, क्योंकि H का तो कोई इफेक्ट नहीं होता, इंडक्टिव इफेक्ट भी 0 मानते हैं, बात समझ में आ रही। लेकिन जब ये यहाँ पे R लगाओगे ना, यहाँ पे R आप लगाओगे तो R क्या करता है, इसको यहाँ पे ये प्लस आई से थोड़ा सा सपोर्ट करता है, और जब प्लस आई से थोड़ा सा सपोर्ट करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेंजीन रिंग के, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेंजीन रिंग के, मान लीजिए 100 यूनिट से खींच रहा था यहाँ पे, टोटल 100 यूनिट से, तो क्या होगा भाई 20 यूनिट से मान लीजिए इसने R ने सपोर्ट कर दिया, तो बेंजीन को तो 80 से ही खींच पाएगा ना, 80 यूनिट से, इसलिए इससे थोड़ा सा कम इसका होता है। बात समझ में आई। फिर इनका क्यों कम होता है, अब यहाँ पे इसने तो प्लस आई से सपोर्ट किया है, ये यहाँ पे इसको प्लस एम से सपोर्ट करता है, ठीक, समझ आ रही बात। ये प्लस एम से सपोर्ट करता है, और यहां पे बात की जाए ये भी प्लस एम से सपोर्ट करेगा। आप बोलेंगे इसमें कैसे डिसाइड करोगे, देखो दोनों में ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको प्लस एम से सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूटेगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कुछ बेंजीन रिंग के खींचेगा, कुछ बराबर वाले से मांगेगा, तो बराबर वाला सपोर्ट कर ही रहा है, तो इसमें भी सपोर्ट कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा कम कर रहा है इस वाले केस में, क्योंकि इसमें ये ऑक्सीजन का लोन पेयर दोनों तरफ पार्टिसिपेट कर रहा है,
और इसमें ये प्योर इसको सपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे तो प्योर ऑक्सीजन के लोन पेयर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये या तो ऑक्सीजन से खींच रहा है या बेंजीन रिंग से खींच रहा है। यहाँ भी ये ऑक्सीजन से खींच रहा है या बेंजीन रिंग से खींच रहा है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन पूरा अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा क्योंकि इधर वाले CO को भी दे रहा है। बात समझ में आ गई? ये ऑर्डर ऐसे होता है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं आना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। अब मैं इनको हटा दूं। ठीक, इनको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको ओनली समझ में आना चाहिए। अगर आप नोट डाउन करना चाहते तो कर सकते हो, वैसे मेरे अकॉर्डिंग इनको नोट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक, चाहे आप कहेंगे तो ये पढ़ा रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखो कैसे आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये हो गया आपका सेकंड। इसके बाद एक और आता है CONH2। अब ये तो अंडरस्टूड है, CONH2 बाद में क्यों आया? क्योंकि NH2 और ज्यादा सपोर्ट करेगा। जब इसका पोलर पाई बॉन्ड टूटेगा, ये बेंजीन के तो खींचेगा ही खींचेगा, नाइट्रोजन भी इसको सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ हमारा एक और बचता है यहाँ पे छोटा सा, वो भी यहीं पे लिख देते हैं जगह बना के। देखो क्या बचता है, C ट्रिपल बॉन्ड H, एसिटाइलिन, ये है ना इथाइनाइल ग्रुप। ठीक, कार्बन sp है यहाँ पे। देखो ये पीछे क्यों गया, कार्बन sp2 आगे क्यों है? देखो एक तो वो ना पोलर बॉन्ड नहीं होता, नॉन पोलर बॉन्ड होता है, वो इजीली टूटता नहीं है। जैसे ये बेंजीन से जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, ये कार्बन sp2 है और ये कार्बन sp है, ये इसलिए बस इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है क्योंकि ये sp और ये क्या है आपका sp2 है। ठीक, ये इसलिए ऐसे टूट जाएगा। तो इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग -M नहीं होता है, बहुत वीक -M होता है। समझ आ रही बात? ये आपको नोट डाउन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट अपना यहाँ पे बचा हुआ है, वो अच्छे से अपने को समझना है। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर दो, एक एक चीज। +M -M सीरीज की मैंने बता दी। -M में आपके वो और बचे हैं जहां पे वैकेंट ऑर्बिटल वाले होते हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर दो। ये चीजें नोट करो तो कर लेना, नहीं वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप अपने समझने के लिए नोट कर सकते हो। ठीक, लिखो इसको। अब नेक्स्ट हम ऐसे -M ग्रुप लिखेंगे जो वैकेंट ऑर्बिटल के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करते हैं, यानी -M का काम करते हैं। तो इधर देखो, सबसे पहला ये है, जैसे हमारे पास बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग में हमने क्या कर दिया, कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। फॉर एग्जाम्पल फास्फोरस लगा दो, सल्फर लगा सकते हो आप। जैसे ये PH3+ देते हैं कई बार एग्जाम्पल, तो PH3+ में क्या है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। फास्फोरस के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। और वैकेंट ऑर्बिटल होने के कारण ये क्या करता है, बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहलाता है। और ये यहाँ पे -M का काम करता है। बात समझ में आई? और कौन सा केस हो सकता है ऐसा? ऐसे ही अगर हम एक केस की और बात करें, यहाँ पे बेंजीन पे अगर हम इस बार बोरोन लगा दें, जैसे हमने मान लीजिए BH2 लगा दिया, तो BH2 के केस में आपको पता है बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन तो आपको पता है ना भाई, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, और एक्साइटेड स्टेट में 2s का इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट कर देते हैं 2s1 2p1, तो ये 3 तो सिग्मा बनाता है। 3 सिग्मा बनाने के बाद इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल बचता है। तो इस वैकेंट ऑर्बिटल के कारण ये भी किसका काम करता है, -M का काम करता है। अब जहां पे आप मिस्टेक करोगे वो सुन लो। अब ये वाला है, ये वाला है, यहां पे जैसे PH3+ दे रखा है, बच्चे क्या करते हैं NH3+ दे दे दो सर, ये भी -M का काम करेगा। नहीं करेगा भाई, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2s और 2p 4 ऑर्बिटल है, उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल, मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना लिया। वैकेंट ऑर्बिटल कहां से बनेगा, वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास है ही नहीं, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल इज एब्सेंट। ये लिख लेना, यहां लिख देना, बिकॉज वैकेंट ऑर्बिटल इज एब्सेंट। इसलिए क्या है, ये -M का काम नहीं करता। ऊपर लिख दिया मैंने, -M का काम नहीं करेगा बिकॉज वैकेंट ऑर्बिटल इज एब्सेंट, क्योंकि उसमें वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ये बात अपने को अच्छे समझ में आई। अब नेक्स्ट देखना, अब कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो -M का भी काम कर सकते हैं और आपका +M का भी काम कर सकते हैं। ठीक, वो मैं आपको बताता हूं। देखो इजी है बिल्कुल। ग्रुप्स विच वर्क्स एज +M एज वेल एज -M ग्रुप। अब ध्यान से सुनना, देखो भाई, यहां पे एक तो ये हो गया SH, ठीक, SH लगा हो बेंजीन पे। दूसरा आपका आता है PH2, ठीक। तीसरा खुद आपकी बेंजीन रिंग आती है, या PH2 की बजाय ये लिख लो, ये
इसके बेंजीन से पहले ये लिख लो, NO ग्रुप है, ठीक। और क्या आ गया आपका, खुद बेंजीन रिंग आ गई, और ये आपका ये फिनाइल रिंग आ गई, है ना। और एक कौन आ गया आपका, ये विनाइल ग्रुप आ गया, ठीक। ये सारे आपका प्लस एम का काम भी करेंगे, माइनस एम का भी काम करेंगे। देखो इनमें मैं बता देता हूं आपको, ये प्लस एम का क्यों कर रहे हैं। जैसे आप सोचो यार, ये बेंजीन पे लगा हुआ है, सोचो एक बार, एसएच बेंजीन पे लगा हुआ है, इसके पास डोनेट करने के लिए लोन पेयर है, इसके पास भी डोनेट करने के लिए लोन पेयर है, तो लोन पेयर के कारण किसका काम कर रहे हैं, ये लोन पेयर है, इसलिए ये प्लस एम का काम करते हैं। और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी तो है भाई, वैकेंट ऑर्बिटल है सल्फर के पास भी और फास्फोरस के पास भी 3D वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए वो माइनस एम का भी काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी खींच सकते हैं, ठीक। अब ये वाला केस जो है, इसमें इसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर वाले क्या होते हैं, प्लस एम, और इसके पास पोलर पाई बॉन्ड भी तो है, पोलर पाई बॉन्ड वाला क्या होता है, माइनस एम, ठीक। पोलर पाई बॉन्ड वाला क्या कहलाता है आपका, माइनस एम। ये आपको समझ आया कि नहीं आया, कोई डाउट है क्या। तो ऐसे करते हैं, चाहो तो आप अब इनको उस पर बेंजीन पे लगा लगा के देख लो कि बेंजीन में ये इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ेगी तो दे भी सकते हैं, लेने की जरूरत पड़ेगी तो ले सकते हैं। जैसे ये वाला है, मान लीजिए ये बेंजीन पे लगा होता, तो बेंजीन पे लगा होगा तो क्या है कि यहाँ पे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी दे सकता है और ये पोलर पाई बॉन्ड ऐसे टूट भी सकता है, इसलिए दोनों का काम करेगा। जब पोलर पाई बॉन्ड लगा है तो माइनस एम का भी काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉन खींच भी सकता है, और वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़े तो अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। वैसा ही उनमें है, उनमें क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण प्लस एम का काम, और वैकेंट ऑर्बिटल उसके कारण माइनस एम का काम। अब देखो बेंजीन में देखते हैं। अब बेंजीन में आपको डाउट हो सकता है, बेंजीन में आपको मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ये फिनाइल ग्रुप है, यहां पे ये OH ग्रुप लगा, तो OH किसका काम करता है, ये प्लस एम का काम करेगा। ये बेंजीन क्या करेगी, ऐसे इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगी ऐसे, तो बेंजीन ने यहां पे किसका काम किया, माइनस एम का, बेंजीन माइनस एम का काम कर रही है, ठीक। और अगर यहां पे ये लग जाता, ये ग्रुप लग जाता, CO ग्रुप पोलर पाई बॉन्ड वाला, तो ये क्या करता, ये ऐसे टूटता, है ना। तो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते, और बेंजीन के इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन देती, प्लस एम का काम करती। यहाँ पे बेंजीन माइनस एम का काम कर रही है, वहां पे प्लस एम का। बेंजीन के ऊपर अगर प्लस एम ग्रुप लग गया तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगी, माइनस एम का काम करेगी। बेंजीन के ऊपर माइनस एम ग्रुप लग गया, वो इलेक्ट्रॉन दे देगी, वो प्लस एम का काम करेगी। सेम केस आपका उसके साथ है, CH2 वाले के साथ। उसमें क्या है, जैसे ये लगा दिया आपने, ये लगाया मान लो CH2, CH यहाँ पे Cl लगा दिया मान लो, तो ये क्या करता है, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देता है, ये ऐसे टूटता बॉन्ड। तो यहाँ पे तो इसने माइनस एम का काम किया, इलेक्ट्रॉन खींचे हैं। और यहीं पे अगर आपका ये ग्रुप लग जाता, CO ग्रुप लग जाता, NO2 ग्रुप लग जाता, तो ये ऐसे टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस एम का काम करेगा, ठीक। CO लग जाए, है ना, साइनाइड ग्रुप लग जाए, CHO ग्रुप लग जाए, COR ग्रुप लग जाए, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब हमने ये सब पढ़ ली, ये और नोट करने आपको, ये बहुत ईजी है, इतना डिटेल में वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए। एग्जामिनर एक सिंपल सा क्वेश्चन देते, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज प्लस एम एज वेल एज माइनस एम ग्रुप, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो कर दोगे इसको देखते ही आप। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे अपने को याद कौन से करने हैं वो मैं टिक करा देता हूं आपको। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में प्लस एम वाली सीरीज निकाल लो। प्लस एम वाली सीरीज में मैंने वैसे बता दिया आपको, NH2 वाला आपके काम आता है। एनायन बहुत कम चांसेस एनायन दे आपको, लेकिन दे देता हूं, वहां पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे NH2 का NH2 याद करना है, फिर उसके बाद OH, उसके बाद OR, NH, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये याद रखने, बाकी और कोई काम का नहीं है। NH2, उससे कम OH का, उससे कम OR का, फिर NHCOR का, फिर OCOR का, फिर हेलोजन का, ये याद करने जिन पे स्टार लगा है। सारे याद करने की जरूरत नहीं है, ये काम आएंगे ओनली क्वेश्चंस में, ओनली ये काम आएंगे पूरी ऑर्गेनिक में, ध्यान रखना इस बात का। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके इसमें कौन से काम आएंगे। एक तो NO2 यूज करता है, इसमें येलो कलर ज्यादा यूज कर रखा तो पिंक कलर यूज करता हूं। NO2 ज्यादा यूज करता है, साइनाइड ज्यादा यूज करता है, CHO यूज करता है, COR इतना यूज नहीं होगा, और यहाँ पे COH यूज हो सकता है, और CONH2 भी कभी कभी यूज हो सकता है, ज्यादा यूज नहीं होगा। बस ये 4 यूज करेगा, 4-5 जितने ही बने, NO2, साइनाइड और ये भी ध्यान रखना चाहो तो रख लो, इसमें कौन सा बड़ी बात है। लेकिन आप ये 3 ही यूज होते हैं मेनली। समझ आ रही मेरी बात, इनको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आपने नोट डाउन कर लिया, तो स्टार लगाना था, ये वाले आपको नोट डाउन करने, एक बार इसको नोट करो।
अब नेक्स्ट अपने को एक नोट डालना है जो कि क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा, इसलिए पहले उसको अच्छे से समझ लो, फिर मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लेना। देखो नोट ये है कि मीजोमेरिक इफेक्ट की बात की जाए और इंडक्टिव इफेक्ट की बात की जाए तो जनरली मीजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट दो केस ऐसे हैं जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेंट होता है। तो वो कौन से हैं वो अपने को देखने हैं। पहले आप ये नोट डाल लो, इसमें लिखो, मेरे साथ साथ लिखना, नोट डाल के लिखो। generally mesomeric effect is more effective than inductive effect, but in following two cases inductive effect is dominant over mesomeric effect. ठीक है भाई। अब देखो, अब पेन कॉपी रख दो, इधर देखो, केस 1 में बता रहा हूं आपको। केस 1 में आपके हैलोजन्स आते हैं। हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट इनका -I इनके +M से ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। बात समझ में आ रही है? कैसे होता है समझना है। देखो अगर हम बात करें +M की, +M पावर की, तो फ्लोरीन है हमारे पास, क्लोरीन है, ठीक, और हमारे पास ब्रोमीन है और हमारे पास आयोडीन है, ये है। तो इसमें देखो अगर ऑर्डर की बात की जाए ये आएगा। ये तो सर आपने बताया ही नहीं, ये कैसे लिख दिया? सुनो इधर कैसे लिख दिया। देखो अगर हम चीजों को बेसिक से अच्छे समझ के चले ना, बहुत आसान है। कैसे है? देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ये बेंजीन रिंग है, यहां पे मान लीजिए फ्लोरीन लगा है और यहां पे मान लीजिए आयोडीन लगा है, ठीक। तो अब देखो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, +M का काम करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अब ध्यान से सुनो, ये इलेक्ट्रॉन तो दे रहे हैं, ये तो बात सही है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यहां पे किसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं? दोनों कार्बन को। कार्बन कौन से ऑर्बिटल में डालेंगे? 2p में। इसका भी कौन सा है? 2p। यहां पे कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल में डालेगा? 2p। और इसका कौन सा है? 5p। अब मुझे बताओ, जब इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट करेगा तो 2p और ओवरलैपिंग अच्छी होगी, और यहां पे 2p और 5p, तो 2p और 5p में कौन सी ओवरलैपिंग अच्छी हो रही है? 2p और 2p ओवरलैपिंग अच्छी होगी, तो इसलिए फ्लोरीन इजीली इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो इसलिए इसका +M पावर ज्यादा होती है। बात समझ में आया? बिल्कुल बेसिक है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। यहां पे 2p होता है, यहां पे आपका 2p3p होता है, और यहां पे 2p4p और यहां पे 2p5p, इसलिए यहां पे अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, वो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, ठीक। यानी उसकी +M पावर कम होती है। अब अगर बात की जाए -I इफेक्ट की, तो -I इफेक्ट का ऑर्डर भी यही आता है, ठीक, क्योंकि हैलोजन्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे क्या हो रहा है, हैलोजन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके खींचेंगे, किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। और इसके साथ साथ जब वो बेंजीन पे जुड़े हुए हैं, वो +M का काम भी करते हैं, साथ में +M का काम कर रहे हैं, साथ में +M से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, साथ में इंडक्टिव इफेक्ट से खींच रहे हैं। अब अगर आयोडीन की बात की जाए, तो आयोडीन की 2p और 5p और 2p 5p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग बहुत ही घटिया होती है, इसलिए वो बहुत कम इलेक्ट्रॉन देता है, किससे? +M से। समझ आ रही बात? और क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा खींचता है, तो इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है। यानी यहां पे ये देता कम है, खींचता ज्यादा है। फ्लोरीन के केस में क्या है, खींचता भी ज्यादा है और देता भी बहुत ज्यादा है, लेकिन देने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां पे 2p ओवरलैपिंग हो रही है और वो कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है लोन पेयर का। यहां पे तो ओनली क्या कर रहा है, सिग्मा की शिफ्टिंग हो रही है, ओनली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। यहां पे क्या है, +M में क्या, कंप्लीट ट्रांसफर है, इसलिए देता बहुत ज्यादा है, खींचता कम है। तो यहां पे अगर कंपैरिजन किया जाए, ओवरऑल देखा जाए, खींचते भी हैं और दे भी रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी कर रहे हैं, डोनेट भी कर रहे हैं,
तो ये हैलोजेंस विड्रॉ ज्यादा करते हैं। और इनमें सबसे ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा? जो सबसे कम डोनेट कर रहा होगा। तो सबसे कम डोनेट कौन कर रहा है? आयोडीन, इसलिए सबसे ज्यादा विड्रॉ करता है। इसलिए हैलोजन हम यहां पे लिख देंगे, आपको कुछ याद नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट समझा है। अब एक लाइन लिख रहा हूं, हमेशा वो याद रखना, हैलोजन वर्क्स एज प्लस एम एज वेल एज माइनस आई, बट ओवरऑल दे शो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दे ओवरऑल दे वर्क, ऐसा लिख दो, ओवरऑल दे वर्क्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इनकी पावर क्या होगी? एफ की सबसे कम होगी, उससे ज्यादा सी एल की होगी, उससे ज्यादा बी आर की होगी, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा आयोडीन की होगी। ठीक, ये पावर आपको एज इट इज याद रखनी है। इसको मैं येलो बॉक्स में बंद कर देता हूं, और कुछ भी आपको याद नहीं रखना। तो जब भी हैलोजेंस आपके रेजोनेंस में हो, यानी बेंजीन रिंग से जुड़े हो, वो प्लस एम का भी काम करते हैं, माइनस एम का भी काम करते हैं। तो ओवरऑल आप हमेशा याद रखो, ओवरऑल वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेंगे और उनकी पावर ये आएगी। बस इतना याद रखना है, और कुछ भी याद नहीं करना। बात समझ में आई अच्छे से? ठीक, अब यहाँ पे ये सिखाया मैंने आपको। आगे जब हम बढ़ेंगे ना GOC2 में, GOC2 में मैं आपको ये सिखाऊंगा, जब रिएक्टिविटी चाहिए होगी तब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेंगे, और जब प्रोडक्ट चाहिए होगा तब वो प्लस एम का काम करेंगे। ये चीज मैं वहां पे लिखवाऊंगा, अभी यहाँ पे समझा देता हूं। जब प्रोडक्ट चाहिए होगा प्लस एम का काम करेंगे, जब रिएक्टिविटी चाहिए होगी माइनस आई का काम करेंगे। ये वहां पे मैं आपको सिखा दूंगा, अभी सीखने की जरूरत नहीं है। तो केस 1 हुआ। अब नेक्स्ट कौन सा अपना? केस 2। केस 2 में क्या होता है? COO माइनस ग्रुप है, तो ये एनायन है, एनायन प्लस आई का काम करते हैं, और ये आपका माइनस एम का ये काम करता है। लेकिन इसकी प्लस आई पावर ज्यादा होती है माइनस एम से। क्यों ज्यादा होती है वो मैं आपको शो कर देता हूं। देखो, जैसे ये बेंजीन रिंग है, यहां पे ये COO ग्रुप जुड़ा है, COO माइनस। ठीक, अब ये एनायन है, एनायन माइन प्लस आई का काम करते हैं हमेशा, वो तो आपको पता है। मान लीजिए इसने किसका काम किया? माइनस एम का। तो माइनस एम का काम करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा यहां इधर, और ये कैसा नजर आएगा आपको? ये ऐसा नजर आएगा। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन इसका यहां चला जाएगा, CO माइनस और O माइनस। ठीक, अब इनमें क्या होगा? यहां पे आपस में रिपल्सन इंक्रीज हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक, और स्टेबिलिटी घट जाएगी। क्यों हुआ रिपल्सन किसके कारण आया? जब इसने माइनस एम का काम किया। तो माइनस एम का काम किया, इसलिए यहां पे स्टेबिलिटी घटा रहा है माइनस एम, तो माइनस एम पावर क्या होगी? इसकी डिक्रीज हो जाएगी, और माइनस एम पावर डिक्रीज होगी तो ये प्लस आई का ज्यादा काम करेगा। तो ये इतना सा कॉन्सेप्ट था। ठीक, ये 2 केस थे, अच्छे से आपने समझे। अब इनको नोट डाउन कर दो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। देखो, अभी हमने मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, यानी प्लस एम का काम कौन करेगा और माइनस एम का काम कौन करेगा, ये हमने सीखा है। और प्लस एम सीरीज और माइनस एम सीरीज भी हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो हेडिंग डाल लो, एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, और मेरे साथ साथ लिख लो, एप्लीकेशंस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। इसमें देखना कैसे करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन कौन सी आएगी? वही एप्लीकेशन होंगी जो इंडक्टिव इफेक्ट की थी। सबसे पहले आपकी आती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल। नेक्स्ट कौन सी आएगी? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन या कार्बानायन बोल दो, लेकिन एनायन ही लिख देते हैं क्योंकि हम ऑक्सीजन के एनायन की स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे। ठीक, थर्ड एप्लीकेशन इज एसिडिक स्ट्रेंथ, एंड फोर्थ इज बेसिक स्ट्रेंथ। यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, लेकिन आज हम 2 ही पढ़ेंगे। कौन सी 2 पढ़ेंगे? फर्स्ट 2 पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल। तो इसमें देखो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल कैसे चेक करते हैं, या पढ़ चुके हो कि कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होते हैं। तो उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जो उनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उनकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बन फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इनके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी इनकी स्टेबिलिटी कम करेगा, यह आएगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? प्लस एम
या प्लस आई ग्रुप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस एम या माइनस आई को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ आ रही बात। और हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना, कहीं पे सेम ग्रुप लगे हो तो जहां पे रेजोनेंस ज्यादा होगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है। हमने पढ़ा था रेजोनेंस इज ए स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये नोट कर लो, फिर आगे हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन समझने के लिए यहां पे कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखे हैं, एक बार आप खुद ट्राई करो। ये क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें लिखा अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। पहले में आपको कार्बन फ्री रेडिकल दिए गए हैं, फिर कार्बोकेटायन आपको दिए गए हैं। जो एप्लीकेशंस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सब आप लिख चुके हो। अब आपको एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए, या तो आप खुद वीडियो पॉज करके ट्राई किया करो या मेरे साथ साथ किया करो, लेकिन एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन ट्राई करेंगे आपसे मिस्टेक्स होंगी, क्या मिस्टेक आपने की है फिर वो आप सीखेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो प्लीज एक बार ट्राई जरूर करो, चाहे आपको कितना ही एक्स्ट्रा टाइम लग जाए। लेकिन ये भी ध्यान रहे, 4 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो 4 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं देना है। कहीं इन 4 क्वेश्चन को 30 मिनट तक लिए बैठे हो तो उससे आपको बोरिंग लगेगा। 4 क्वेश्चन 4 मिनट बहुत है, ठीक। अब देखो यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं मैं फर्स्ट क्वेश्चन से, मेरे साथ साथ करो। देखो अगर बात की जाए यहां पे, ये क्या दिया है, पीएच का मतलब है फिनाइल, यहां पे यानी फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ये ऐसा है, इसको ऐसे समझो आप, समझ आ रही बात। और यहां पे जैसे ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल को ना आप एक काम कर लिया करो, क्या समझ लिया करो, कार्बोकेटायन समझ लिया करो, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और दोनों को स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, दोनों को स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पे बेंजीन इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करता है, बेंजीन इसके लिए प्लस एम का काम करता है। तो यहाँ पे जितने भी पीएच यानी फिनाइल या यानी बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, सारे प्लस एम का काम करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 प्लस एम ग्रुप लगे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी तो इसी की होगी, थर्ड की। फिर यहाँ पे 2 लगे हैं, इसकी होगी, और इसमें 1 ही लगा फर्स्ट वाले में, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। बस आप एक काम किया करो, फ्री रेडिकल और कार्बोकेटायन को एक ही चीज समझा करो। समझ आया पहला क्वेश्चन, इजी था, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये रेजोनेंस शो करेगा ऐसे, ठीक, यहाँ पे रेजोनेंस शो करता है, यहाँ पे भी ये रेजोनेंस शो करेगा, ठीक। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहां पे आपके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, एक बार उधर चला गया, बस इतना सा। और यहां पे अगर बात की जाए, यहां पे क्या है आपके, अगर आप बना के देखेंगे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे, एक तो यही है, एक बार इस ऑर्थो पोजीशन पे आएगा प्लस चार्ज, एक बार इस पोजीशन पे आएगा, एक बार इस ऑर्थो पे आएगा, टोटल 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके 2 बन रहे हैं। तो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक। 2RS लिख देता हूं, इसमें भी, इसमें 4RS लिख देता हूं, और इसमें ओनली, इसमें कोई रेजोनेंस तो है ही नहीं, रेजोनेंस है ही नहीं, ठीक। तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे थर्ड वाले से तो। और इसमें बात की जाए, इसमें भी ये रेजोनेंस करेगा ऐसे, और इसमें भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बनाएगा। बात समझ में आ रही। तो अब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, सेकंड वाला। फिर फर्स्ट और फोर्थ में ज्यादा स्टेबल कौन, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां पे इसको प्लस आई से भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लेकिन उसमें दोनों में क्या है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों में सेम रेजोनेंस है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें प्लस आई भी लगा हुआ है। 2 फिर 1 फिर कौन 4 और फिर सबसे लास्ट में कौन आएगा 3, ये ऑर्डर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। समझ आ रही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ओरिजी है, तो यहां पे भी देखो NH का ये प्लस R का काम करेगा, है ना, प्लस M का काम कर रहा है, यहां पे भी NH प्लस M का काम करेगा, ठीक। यहां पे NH, यहां पे प्लस M का काम नहीं कर पाएगा क्योंकि रेजोनेंस ही नहीं है, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस I का काम करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो सबसे कम स्टेबल तो हो गया आपका थर्ड। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, दोनों में प्लस M का काम कर रहा है, लेकिन इधर देखो एक प्लस I ग्रुप भी है, या इसको प्लस H भी कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हम आगे बढ़ेंगे, अभी टेंशन लेनी है, अभी तो आप प्लस I समझो इसको। तो इसको 2 दे रहे हैं, उसमें ओनली प्लस M, इसमें 2 ग्रुप है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाला, और फर्स्ट वाला उससे थोड़ा सा कम स्टेबल रहेगा, ये ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो तीनों बहुत इजी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा आपके। देखो यहां पे कोई ग्रुप लगा है क्या, कोई ग्रुप नहीं लगा, मतलब रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे रेजोनेंस है, ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक तो ये और एक यहाँ पे ये चला जाएगा डबल बॉन्ड, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें देखो यहाँ पे ये यहाँ तक आ जाएगा प्लस चार्ज, ये यहाँ मुंह कर जाएगा, फिर यहाँ से ये
ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा और ये आपके ये मूव कर जाएगा हर जगह बेंजीन रिंग पे, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। ये वाला रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ये बात ध्यान देनी आपको, ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। देखो यहां पे ये कंजुगेशन में है ही नहीं कुछ बच्चे क्या सोचते हैं ये रेजोनेंस शो करेगा, यहां पे ये माइनस आई का काम करेगा, ये डबल बॉन्ड माइनस आई का काम करेगा, यहां भी माइनस आई का काम करेगा, यहां भी माइनस आई का काम करेगा। समझ आ रही बात? अब देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला, फिर उनमें माइनस आई लगा हुआ सब में, यहां पे ये ओनली प्लस आई का काम करेगा, तो यहां पे क्या बोलेंगे फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा उनसे। अब उनमें कंपैरिजन करो सब में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे अगर बात की जाए, यहां पे जब हम बात करेंगे तो देखो क्या होगा, यहां पे माइनस आई लगा, सबसे पहले हम डिस्टेंस देखते हैं, तो डिस्टेंस ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन पे लगा, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन पे लगा, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसमें दो माइनस आई ग्रुप लगे थर्ड कार्बन पे, इसमें थर्ड कार्बन पे एक लगा है, तो इनमें डिस्टेंस सेम है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसमें माइनस आई पावर कम होगी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की पावर कम होगी, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इन दोनों से 6 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर इन दोनों में बात की जाए, इन दोनों का अगर कंपेरिजन करोगे 5th और 6th का, तो 5th और 7th का, इसमें दो माइनस आई ग्रुप लगे हैं, ज्यादा डिस्टेबलाइज करेंगे, इसमें एक ही माइनस आई ग्रुप लगा है, कम डिस्टेबलाइज करेगा, यानी 5th वाला ज्यादा स्टेबल होगा किससे, 7th वाले से। ये ऑर्डर इसका आ जाएगा। समझ आ रही बात? इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये 3 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, पहले आप खुद करने की कोशिश करो या फिर वही बात है मेरे साथ साथ करो, लेकिन ट्राई करना जरूरी है। तो जैसे 5th क्वेश्चन देखते हैं, सब जगह कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, ठीक, यहां पे लगा क्या है, NH2 प्लस M ग्रुप लगा हुआ है, NH2 प्लस M का काम करता है, लेकिन मेटा पोजीशन पे जब भी लगा हुआ, देखो ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे जब भी प्लस M लगा हो या माइनस M लगा हो, वहां पे रेजोनेंस का काम नहीं करेगा, ना वो प्लस M का काम करेगा ना माइनस M का काम करेगा। तो NH2 क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, माइनस आई का काम करेगा, और यहां पे किसका काम करेगा, प्लस M का काम करेगा, और यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, 0 ग्रुप लगा, ओनली बेंजीन लगा हुआ है। बात समझ में आ रही? तो अब देखो सबसे ज्यादा प्लस M स्टेबलाइज करेगा, क्योंकि क्या होता है, प्लस M ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो प्लस M क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा। तो 1 और 3 इक्वली स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि प्लस M में ये नहीं होता कि ऑर्थो पे ज्यादा लगेगा या पैरा पे ज्यादा लगेगा, तो 1 और 3 इक्वली स्टेबलाइज कर रहे हैं प्लस M से। ठीक, अब कैसे डिसाइड करें, 1 ज्यादा स्टेबल होगा या 3 ज्यादा स्टेबल होगा? तो यहां पे प्लस M का तो काम कर ही रहा है, इसके साथ साथ माइनस आई का भी तो काम करेगा, माइनस आई का भी तो काम करेगा। सेकंड नंबर हम माइनस आई से डिसाइड करेंगे, इसलिए आप देखो NH2 माइनस आई का काम करता है, तो यहां पे माइनस आई देखो, ये इसमें डिस्टेंस कम है, इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो माइनस आई की पावर ज्यादा यहां पे होगी, इसलिए थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, 1 वाला कम स्टेबल होगा और 3 वाला उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, और यहाँ पे ओनली प्योर माइनस आई का काम कर रहा है, यहाँ पे कोई माइनस आई या माइनस M ग्रुप लगा नहीं है, तो सेकंड वाले से फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक, ओनली यहाँ पे बेंजीन का प्लस M लगेगा, वहां तो माइनस आई ग्रुप भी लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट ऐसे ही आपको क्या देखना है, नेक्स्ट अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, NO2 ग्रुप है, माइनस M ग्रुप है, माइनस M ग्रुप है, माइनस M ग्रुप है, और यहाँ पे ओनली बेंजीन लगा है, प्लस M का काम करेगा। बेंजीन तो ओनली प्लस M का काम करता है, तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? बेंजीन को 0 लिखने की बजाय बल्कि प्लस M लिखा करो, तो बेंजीन प्लस M का काम करेगा, तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सारे माइनस M का। अच्छा, यहाँ पे माइनस आई आएगा ना, क्योंकि मेटा पोजीशन पे कभी भी प्लस M माइनस M नहीं लिखते, क्योंकि रेजोनेंस होता ही नहीं है। रेजोनेंस बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है, ये हमने कल ही देख लिया था। अब देखो इन तीनों में देखना अपने को, माइनस M तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, यानी दोनों ज्यादा अनस्टेबल होंगे सेकंड वाले से। तो इन दोनों से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड वाला, क्योंकि वहां पे माइनस आई है, ये माइनस M है, माइनस M ज्यादा खींचेगा। इन दोनों में ज्यादा कौन खींचेगा? माइनस M का तो काम कर ही रहे हैं, साथ में माइनस आई का भी तो काम करता है, तो दूसरा नंबर माइनस आई चेक करो, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, माइनस आई से भी देखो माइनस M तो दोनों का पैरेलल लगेगा, और माइनस M या प्लस M में आप ये नहीं बोलोगे ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे कहां पे ज्यादा लगेगा कहां पे कम, ऑर्थो या पैरा, तो दोनों पे सेम ही लगता है। तो अब दोनों पे ऑर्थो और पैरा 1 और 3 में डिसाइड नहीं कर पाए, किससे डिसाइड करेंगे? अब माइनस आई पावर से डिसाइड करेंगे। तो माइनस आई पावर किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी या इसकी?
यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इसकी माइनस आई पावर ज्यादा होगी, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, यानी 1 वाला कम स्टेबल होगा किससे, थर्ड वाले से। कोई डाउट है क्या? ऐसे ऑर्डर आ जाएगा। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कर रखा है, सब में बेंजाइल कार्बोकेटाइन के साथ प्लस एम और माइनस एम ग्रुप जोड़ रखे हैं। देखो प्लस एम माइनस एम माइनस एम माइनस एम माइनस एम। तो प्लस एम क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन सा प्लस एम करेगा, सेकंड वाला, क्योंकि NH2 की प्लस एम ज्यादा होती है। फिर 1 वाला, तो अब इनमें माइनस एम, जो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस एम होगा वो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, यानी थर्ड वाला करेगा। फिर उसके बाद ये CHO, ये COOH, COCH3, तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस एम ये होता है, ये सबसे कम स्टेबल। फिर ये होता है माइनस एम स्ट्रॉन्ग, 6 वाला उससे ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन 5th वाले से कम स्टेबल होगा। ये ऑर्डर आएगा, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, ये 4 क्वेश्चन और आपके सामने हैं, जल्दी से इनको भी ट्राई करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने अभी तक कॉन्सेप्ट सही से सीखा तो इजीली ट्राई कर सकते हैं, या मेरे साथ साथ कर लो। अगर मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर पूरे नोट्स पढ़ने के बाद एक बार जरूर खुद से अच्छे से ट्राई किया करो। मतलब रफ कॉपी में जब करते हो ना, उसके ऊपर आंसर के ऊपर हाथ रख के दोबारा से उसका ऑर्डर लिख के देखा करो। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पे देखो, ये सारे कार्बोकेटाइन है, ये प्लस एम ग्रुप लगा हुआ पैरा पोजीशन पे, ये भी प्लस एम ग्रुप लगा हुआ पैरा पोजीशन पे, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और हैलोजन किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यही आप मिस्टेक कर सकते थे, यही मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया यहाँ पे। और ये क्या है, साइनाइड, ये क्या आपका माइनस एम। तो सबसे कम स्टेबल तो माइनस एम वाला होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ भी करेंगे तो माइनस आई की पावर से करेंगे। ठीक, और इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल प्लस एम वाले होंगे। प्लस एम वाले में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकंड या फर्स्ट? सेकंड वाले का प्लस एम ज्यादा है, तो सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल और फर्स्ट वाला उससे कम स्टेबल। अब इन दोनों की अगर बात की जाए, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करते हैं, तो Cl भी ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो Cl वाला थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा, और फोर्थ वाला कम और थर्ड वाला उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये ऑर्डर आ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है आपने फ्लोरीन वाले को क्या कर दिया हो, फ्लोरीन वाले को कम स्टेबल कर दिया हो, लेकिन फ्लोरीन कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, क्योंकि प्लस एम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, इसलिए फ्लोरीन वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबल होगा, क्लोरीन वाला कम होगा। तो हैलोजेंस में ये मिस्टेक नहीं करनी है, अगर आपने की है तो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो मेटा पोजीशन पे लगा, मेटा पे लगा, मेटा पे लगा, वहां भी मेटा पे लगा, यानी यहाँ पे रेजोनेंस कहीं भी नहीं हो रहा। ये माइनस आई का काम करेगा, OH ग्रुप लगा, NO2 माइनस आई, साइनाइड माइनस आई, यहाँ पे ओनली बेंजीन लगी है, तो बेंजीन किसका काम करती है, प्लस एम का, और यहाँ पे प्लस आई, और बेंजीन का क्या लगेगा, बेंजीन का प्लस एम भी तो लगेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन हो गया, 5th वाला ही होगा, क्योंकि बेंजीन का प्लस एम भी लग रहा है और इसका प्लस आई भी। फिर फोर्थ वाला, फिर माइनस आई वाले क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई किसका है, सेकंड का, NO2 का सबसे कम स्टेबल, फिर उससे ज्यादा स्टेबल थर्ड वाला, और उससे भी ज्यादा स्टेबल OH वाला, क्योंकि उसका माइनस आई इन तीनों में सबसे कम है। ये ऑर्डर आ जाएगा, इसमें ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान यही रखना था कि ऑर्थो मेटा पोजीशन पे जब लगे हो, ना माइनस एम चेक करना है और ना प्लस एम चेक करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो कोई रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे देखो एक तो ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरफ इसके प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, ठीक, और इधर ये माइनस आई ग्रुप लगा, इसमें भी माइनस आई ग्रुप लगा, और इसमें आप क्या बोलेंगे, रेजोनेंस होगा। ठीक, जो आपने अगर ऐसा किया है तो ये मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप रेजोनेंस करके ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, ऑक्सीजन पे प्लस, तो यहाँ पे ऐसे बनाओगे क्या, ये एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। कल ही तो सिखाया था, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये सिखाया था मैंने। तो ये यहाँ पे माइनस आई का काम करेगा, और इसका डिस्टेंस सबसे कम है, माइनस आई का नहीं, किसका काम करेगा, ये तो बोल के आपका किसका काम करता है, वैसे भी ये क्या है, प्लस एम है, इसको माइनस एम मत बोल, इसको रेजोनेंस मत करा देना, माइनस एम का काम करता है। ये यहाँ से क्या करता है, बल्कि ऐसे नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को और खींचता है, ये ऐसे टूटता है। समझ आ रही बात? तो ये सबसे कम स्टेबल होगा, थर्ड वाला सबसे कम स्टेबल, और उन दोनों में देखो उसमें माइनस आई लगा, लेकिन इसमें प्लस आई भी लगा हुआ है, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट वाला कम स्टेबल। तो ये इजी सा क्वेश्चन था। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये पहले भी आप कर चुके हो। अब इसमें जब हम देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, हमने पास वाली कंडीशन में नहीं लगा था, ये वाले केस हमने नहीं बनाए थे उसमें। तो इसमें देखो, यहाँ पे ये रेजोनेंस शो करेगा प्लस एम, यहाँ पे ये रेजोनेंस शो करेगा इसका लोन पेयर प्लस एम, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है माइनस आई, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है माइनस आई, और यहाँ पे प्लस आई का काम ओनली कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे,
ठीक। अब आप प्लस आई ना, आगे ना हाइपर कॉन्जुगेशन भी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन अभी है ना मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट से हो रहे हैं। कहीं आप बोलो सर जब आप आगे सीख जाओगे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लोगे, सर आप तो इसमें प्लस आई बोल रहे थे ओनली। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन भी यहाँ लग रहा है, लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। 2 और 2 4 अल्फा एच है, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी ऐसा कोई क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा कि जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से कुछ चेंज आ रहा होगा। ठीक, उसकी टेंशन मत लेना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? प्लस एम वाले। प्लस एम वालों में दोनों में इसका प्लस एम ज्यादा इसका कम, तो सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला उससे कम स्टेबल होगा। फिर इन तीनों में देखो ये माइनस आई तो प्लस आई वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिफ्थ वाला। और इन दोनों में माइनस आई, देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन नाइट्रोजन का डिस्टेंस कम है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। डीएनपी रूल ध्यान रखना है, डिस्टेंस फिर नंबर ऑफ इंडक्टिव ग्रुप, फिर उसके बाद पावर चेक करते हैं। तो पावर सीधा मत चेक करो, उसका डिस्टेंस कम है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, वो कम स्टेबल होगा। फोर्थ वाला कम स्टेबल होगा, किससे? आपका थर्ड वाले से। ये ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, ये मिस्टेक मत कर देना, इसको नोट डाउन कर लो। अब मेरी बात सुनो, जितने मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए ना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, इतना कभी भी नहीं आएगा आपके सिलेबस में। लेकिन मैंने अब अभी अपने पास टाइम है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, इसलिए इतना टफ लेवल करा रहा हूं। इतना तो कभी आएगा नहीं। इतने आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूरत नहीं इतना करने की। लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अभी स्ट्रॉन्ग हो जाए, सारे ऑर्डर आपको अभी याद हो जाए, इसलिए मैं सिखा रहा हूं। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन करो, आज की लास्ट एप्लीकेशन स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक, इसमें क्या करते हैं, ये इजी सा है, 10-12 मिनट में कर देंगे। देखो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, आपको पता है एनायन के जितने इलेक्ट्रॉन खींचोगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। समझ आ रही बात? और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? माइनस एम माइनस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? प्लस एम प्लस आई। माइनस एम माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस एम प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा ना, उतना ज्यादा आपका एनायन स्टेबल होता जाएगा। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजिंग फिनोमिना है। अब चाहे आपका कार्बोकेटाइन हो या आपका कार्बोनाइन हो या कोई और एनायन हो, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब यहां पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं, मान लीजिए मैंने ये दे दिया आपको, पहला क्वेश्चन ही ये दे दिया। देखो अब चाहो तो आप साथ के साथ ट्राई कर सकते हो, साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको ये बना के दिया, ये फिनाइल ग्रुप लगाए जा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे 3-3 फिनाइल ग्रुप लगा दिए। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप समझ गए होंगे किससे होगा ये आपका क्वेश्चन। अरे एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस से हो जाएगा, अब तो कर लो। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट, और ये आपका वहां भी काम आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, क्योंकि एनायन की स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कोरस्पॉन्डिंग एसिड की। सिंपल सा फंडा है। ठीक, समझ आ रही बात? थर्ड क्वेश्चन और लिख देता हूं यहीं पे। थर्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसा बना रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा समझदार क्वेश्चन बना रहा हूं यहां पे मैं। नेक्स्ट आपका ये हो गया, ये यहाँ पे, और थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें आपका एनायन जो मैंने बनाया है वो यहाँ पे बनाया है। ठीक है भाई, अब देखो करें स्टार्ट। 3 क्वेश्चन हो गए, इजीली कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, इसमें देखा आपने रेजोनेंस होगा। ठीक, रेजोनेंस होगा, ये माइनस एम का काम करेगा इसके लिए बेंजीन। ठीक, यहाँ पे बेंजीन 1 माइनस एम, यहाँ पे 2 माइनस एम, यहाँ पे 3 माइनस एम। ठीक, या आप ऐसा बोल दो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे इससे कम हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये आ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बना के देख लेना, जैसे हम फिनोल में बना रहे थे कल वैसे ही बनेंगे। अब इसमें यहाँ पे ये रेजोनेंस ऐसे करेगा, ये क्या है? एसीटेटाइन है, क्या करेगा? इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करेगा। और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा? 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसमें कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो रेजोनेंस वाले होंगे,
रेजोनेंस वालों में भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो करेगा। तो इक्विवेलेंट कौन शो कर रहा है? सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला उससे कम स्टेबल हो जाएगा, और थर्ड वाला सबसे कम स्टेबल हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस शो नहीं कर रहा है। ये समझ में आया? ये मिस्टेक मत कर देना यहाँ पे। अरे वैसे भी देखो, ये एसिटिक एसिड है, ये फिनोल है, तो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा ना फिनोल से। अरे फिनोल तो क्या एक टाइप से अल्कोहल है, इनोल है, अल्कोहल है ना, ये एसिड है, तो एसिड ज्यादा एसिडिक होगा या अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगी? सिंपल सी बात है, एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। और जो ज्यादा एसिडिक होता है उसका कंजुगेट एनायन भी तो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा स्टेबल आ रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे? कॉन्सेप्ट ये है कि ये 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये नॉर्मल रेजोनेंस शो करता है। बात समझ में आ रही? मैंने एसिड वाले हिसाब से भी सिखा दिया आपको, और अपना जो कॉन्सेप्ट है उससे भी सिखा दिया। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये इधर भी रेजोनेंस शो करेगा, और इधर भी रेजोनेंस शो करेगा, और ये ओनली इधर शो करेगा, और ये ओनली इधर शो करेगा, और इधर से इसको प्लस आई मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? जो दो तरफ माइनस एम, ये माइनस एम का काम करते हैं ना, माइनस एम, ठीक। तो ये दो तरफ माइनस एम से इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर इन दोनों में एक ही माइनस एम ग्रुप लगा है, एक ही माइनस एम है, ये एक ही खींचेगा, तो माइनस एम दोनों में एक लगा है, तो उसमें प्लस आई भी लगा, प्लस आई उसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो माइनस एम इसमें एक ही लगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहां पे उसको प्लस आई उसको डिस्टेबलाइज कर रहा है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल हो जाएगा सेकंड वाले से, क्योंकि इसमें ओनली माइनस एम लगा है, उसमें माइनस एम के साथ साथ प्लस आई ग्रुप भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी लगा हुआ है। तो ये 3 इजी से क्वेश्चन थे। आपके इतने ही लेवल के आते हैं, थोड़े 1-2 क्वेश्चन और अच्छे लेवल के आते हैं, क्योंकि कल हम जब एसिडिक स्ट्रेंथ करेंगे वहां पे भी एनायन की स्टेबिलिटी आपको काम आएगी, इसलिए 2-4 और अच्छे क्वेश्चन हम ट्राई कर लेते हैं। एक बार आप ये नोट डाउन कर दो। अब नेक्स्ट देखो, ये 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके अलावा मैं 2 क्वेश्चन और करूंगा, टोटल हमें 4 क्वेश्चन करने हैं। तो एक काम करो, पहले ये 2 इजी से क्वेश्चन है, आप एक बार खुद से ट्राई कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है, या आप मेरे साथ साथ करें। और फिर भी आपसे नहीं होता है तो आपको पूरा लेक्चर देखने के बाद जब आप नोट्स रिवाइज करते हैं, तब आंसर पे ऐसे हाथ रख के एक बार खुद को रफ कॉपी में लिख के देखना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे बस आप ये जैसे ना, मैं यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, उस पर आंसर हाथ रखा तो साइड में लिख के देख लिया करो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पे कैसे लग रहा है। क्योंकि अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आगे पढ़ने में मजा आएगा। और आज तो शुरुआत है बिल्कुल, कल और मजा आएगा। तो देखो इधर देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन, मेरे साथ करो। अब देखो इनमें सबने आपने क्या देखा, बेंजाइल एनाइन बना हुआ है, यानी बेंजीन के ऊपर CH2- लगा हुआ है, सब में कॉमन है ये चीज। तो यहाँ पे अलग क्या है, यहाँ पे -m लगा, ये मेटा पे कभी भी आपका रेजोनेंस शो नहीं करेगा, यानी NO2 वहां पे -m का काम नहीं करेगा, ओनली -i का काम करेगा। और पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे -m का काम करेगा, यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक। अब देखो ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, 2 -m से, 1 -i से, तो इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक। अब आप बोलेंगे सर बेंजीन इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अरे बेंजीन तो इसमें भी खींच रहा है, ये तो सब में कॉमन है। बेंजीन के अलावा क्या लगा हुआ है उससे डिसाइड होगा, जो कॉमन है उससे डिसाइड नहीं होगा, उससे एक्स्ट्रा क्या लगा हुआ है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तीनों ज्यादा स्टेबल होंगे, फोर्थ वाला सबसे कम स्टेबल होगा। अब इसके बाद अगर बात की जाए, ये -m वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, ये ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे, -i वाला कम स्टेबलाइज करेगा, यानी 1 और 3 ज्यादा स्टेबल होंगे, किससे? 2 से। कोई डाउट है क्या? अब 1 और 3 में -m पावर दोनों की सेम होगी। ऐसा नहीं होता है कि ऑर्थो पोजीशन पे -m ज्यादा लगेगा, पैरा पोजीशन पे ज्यादा लगेगा। भाई -m यानी रेजोनेंस तो दोनों जगह सेम होता है, तो -m से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे किसकी पावर ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, -m के अलावा देखो NO2 -i का भी तो काम करता है, और -i का काम करता है, तो ऑर्थो और पैरा पे देखो -i ज्यादा कहां पे लगेगा, तो -i से डिसाइड करना है। ऑर्थो पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, -i स्ट्रॉन्ग होगा, -i पावर ज्यादा होगी, तो -i ज्यादा खींचेगा। डिस्टेंस जहां पे कम है तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगता है, चाहे +i हो चाहे -i हो। तो यहाँ पे ज्यादा -i लगेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ये डिस्टेंस इसका ज्यादा है, यहाँ पे -i कम लगेगा, इसलिए कम स्टेबलाइज करेगा, तो थर्ड वाला कम स्टेबल होगा फर्स्ट वाले से। तो इस टाइप से अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। समझ आई कि नहीं आई बात? अब नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, इसमें भी सेम, यहाँ पे वही देखा बेंजाइल एनाइन, -m +m, ये Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, F भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और बेंजीन के अलावा इसमें अलग कुछ नहीं लगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? -m करेगा। तो 2 -m लगे हुए ओनली, तो दोनों -m में कौन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा? फर्स्ट वाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग -m है, तो फर्स्ट फिर सेकंड। ये क्या है?
प्लस एम क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे। और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये स्टेबलाइज करेंगे। आपको पता है हैलोजन के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ऑर्डर उल्टा होता है, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन, ब्रोमीन से ज्यादा आयोडीन, यानी क्लोरीन ज्यादा खींचेगा, क्लोरीन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, फिफ्थ वाला ज्यादा, फिर सिक्स्थ वाला कम स्टेबल। ये दोनों प्लस एम शो कर रहे हैं, प्लस एम तो बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देंगे मॉलिक्यूल आपके कार्बन आयन को, इसलिए ये तो आएंगे बाद में। तो इनसे ज्यादा स्टेबल तो कौन होगा, 7 वाला होगा। और इनमें देखा जाए प्लस एम NH2 का ज्यादा होता है, NH2 सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, यानी फोर्थ वाला सबसे कम स्टेबल, थर्ड वाला उससे ज्यादा स्टेबल। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, प्लस एम माइनस एम सीरीज आपकी रिमाइंड हो गई, और ये हैलोजन वाला कॉन्सेप्ट भी रिमाइंड हो गया। इसको लिखो, 2 क्वेश्चन और करने बस। अब नेक्स्ट देखो, ये 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं। यहां पे एनायन इस बार ऑक्सीजन का है। आपको तो एनायन से मतलब है, कार्बन एनायन हो या ऑक्सीजन का एनायन हो या नाइट्रोजन का एनायन हो, भाई स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो वही आएगा। एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होती है। आपको बस ये समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। एक बार आप ये 2 अच्छे क्वेश्चन है ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। वैसे भी या तो ये एनायन की स्टेबिलिटी से आए या आपके एग्जाम में ये एसिडिक स्ट्रेंथ से आए। समझ आ रही बात? तो कैसे भी आ सकता है। एक बार आप लिखो, इनको ट्राई करो या मेरे साथ साथ करो। जैसे 7th क्वेश्चन में फर्स्ट कर रहा हूं। 7th में देखा आपने एनायन है, सब में क्या है, फिनोल का एनायन बना रखा है, यानी फिनोक्साइड आयन है। तो फिनोक्साइड में ये -m लगा है पैरा पे, ये -m लगा, ये -m लगा, ये -m लगा, यहां पे कुछ नहीं लगा। ठीक, तो अब सबसे अनस्टेबलाइज कौन सा कर रहा है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग -m है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग -m कौन सा है, फर्स्ट वाला, फिर कौन है उससे स्ट्रॉन्ग, सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, और इनमें सबसे वीक -m है फोर्थ वाला, और फिफ्थ वाले में कुछ नहीं लगा, तो वो सबसे कम स्टेबल होगा। तो ये एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया है। मान लीजिए यहीं पे H+ लगा देता, ठीक, यहां पे H लगा होता, फिनोल बना होता हर जगह, तो फिनोल का अगर बना होता और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा होता तब भी यही आता। क्योंकि कल मैं क्या करूंगा, यहां पे आपको फिनोल बना दूंगा, सेम क्वेश्चन दे दूंगा, फिर मैं पूछूंगा बताओ भाई एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको पता है H+ हटाने के बाद आप एनायन बनाते हो, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करते हो। जो एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया है वही इसमें अगर फिनोल बना दिया जाए वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा। इतना आसान सा है। समझ आ रही बात? तो ये हो गया ये क्वेश्चन इजी। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें कार्बन पे एनायन है, कार्बन पे एनायन है, तो देखो यहाँ पे क्या लगा है, सब जगह कार्बन पे एनायन है, ये -m लगा है, ये भी -m का काम करेगा, ये ग्रुप भी -m का काम करेगा, और ये ग्रुप भी -m का काम करेगा। और अब अगर आपको सीरीज याद है तो COCH3 ये सबसे स्ट्रॉन्ग -m है, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, और फिर CONH वाला है। तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, फिर सेकंड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर थर्ड वाला। ये कैसे लिख दिया सर आपने? भाई एक बार एक काम करो, -m सीरीज लिखवाई मैंने, वो खोल के देख लो। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इजी सा क्वेश्चन था, बस सिंपल है। ये -m, ये -m ग्रुप, ये -m ग्रुप, ये -m ग्रुप, उनकी ओनली पावर चेक करनी थी। अब मेरी बात सुनो, आज का लेक्चर जितना आज तक हमने पढ़ा है सबसे लंबा लेक्चर हुआ है। ये लेक्चर मैंने थोड़ा सा लंबा इसलिए करवाया, मैं चाहता तो आपको मेसोमेरिक इफेक्ट पे भी छोड़ देता, लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस है +m और -m सीरीज आपको याद नहीं होती अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन आज ना करवाता। तो मैंने थोड़ा जल्दी करवाया है, लेकिन जो चीज समझाने की थी एक एक चीज मैंने आपको समझाई है। आपको आज थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा है, लेकिन अब मेरे ख्याल में +m और -m अच्छे से आपके माइंड में क्लियर है। अगर नहीं क्लियर हुआ, जहां पे डाउट आ रहा है जिस क्वेश्चन में, एक बार और उसकी वीडियो को दोबारा से ट्राई करके देखो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में +m -m अपने काम आने वाला है। कल के लेक्चर में भी काम आएगा और आगे भी बहुत यूज होगा। तो इसलिए प्लीज आज के लेक्चर को बड़े ध्यान से समझो। अगर नहीं समझ में आया एक बार और ट्राई करो। मैंने पहले ही बोला था कि आज के लेक्चर पे अपने को टाइम देना है। वैसे लेक्चर छोटा ही होना चाहिए, लेकिन मैंने बहुत धीरे धीरे और एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाई है ताकि आपको दिक्कत ना आए। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी, और आज आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया, इसके लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलता हूं। तो अच्छे से पढ़ो, फिर इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और रेगुलर लगे रहो, कोई भी चीज मत छोड़ना। ऑर्गेनिक्स सीखने का एक ही मेथड है, डेली का काम डेली करो, डेली का लेक्चर डेली देखो, डेली नोट्स को रिवाइज करो। कम से कम 1-2 बार नोट्स रिवाइज करने चाहिए। कल हम जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर जो हम पढ़ेंगे, उससे पहले आपको +m -m रिवाइज करना चाहिए, यानी लास्ट लेक्चर रिवाइज करके आओ और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो।
इसके अलावा ऑर्गेनिक में कोई बड़ा तीर मारने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं आप भी दूसरों को सिखा सकते हो। बस जो मैं बताता हूं उसको फॉलो करते चलो और आगे बढ़ते चलो। थैंक यू।